गॉड्स मील ग्राइंड्स बट श्योर। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आई एम भरत शाहनी। आज हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे और अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो जानते होंगे कि कंडीशनल सेंटेंस कितना इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो क्लास 10th की बात करें, 11th की बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कंडीशनल सेंटेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर चैनल पर आप नए हैं और अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीटली एक्सपर्ट लेवल अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, वही सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। तो आज हम लोग कंडीशनल सेंटेंस जानेंगे। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस वह होता है जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करे, यानी कि अगर एक कार्य होता है तो दूसरा कार्य बगैर इस कार्य के कंप्लीट ही ना हो। जैसे तुम आओगे तो मैं बहुत मार मारूंगा। अगर तुम आओगे, पहला कंडीशन तो यही है। जैसे आप मोबाइल में कुछ चीज़ देखते हैं तो जब लास्ट में जाते हैं तो देता है टर्म एंड कंडीशन, यानी कि जो टर्म है यानी कि जो समय है और जो कंडीशन, जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां वो लागू होंगी। अब LIC की बात करें तो LIC में कहते हैं कि आप मर गए तो आपको इतना मिलेगा, तो भी तो कंडीशन है। कंडीशन यही है, तुम आओगे तो मैं बहुत मार मारूंगा। तो मारूंगा कब? जब आओगे तब ना। तो दूसरे कार्य का होना निर्भर करता है कि दूसरा कार्य कब होगा, जब पहला कार्य पूर्ण होगा। तो एक कार्य के पूर्ण होने पर या एक कार्य होने पर निर्भर करता है दूसरा कार्य होगा कि नहीं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कार्य पहले वाक्य में होता है तो उसका परिणाम अथवा कारण दूसरे वाक्य में स्पष्ट होता है, तो वह कंडीशनल सेंटेंस होता है। अब आप समझ गए होंगे कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। तो जब कंडीशनल सेंटेंस है तो इसके साथ कुछ टर्म है, कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त है। क्या शर्त है? कि अगर पहला वाक्य ऐसे है तो दूसरा वाक्य ऐसे ही होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक में भी बनाया है कि आप समझ सकें, इसको तैयार कर सकें। अब देखिए, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है यह 3 प्रकार का होता है। पहला तो वह होता है कि एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो दूसरा सेंटेंस किस में होना चाहिए। दूसरा है कि अगर एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा सेंटेंस किस टेंस में होना चाहिए। तीसरा यह है कि अगर एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा सेंटेंस किस टेंस में होना चाहिए। अब इसी को ध्यान दीजिए कि कंडीशनल सेंटेंस का जो पहला रूल है मैं वही आज बता रहा हूं, क्योंकि जो कंडीशनल सेंटेंस हैं इसके 2 पार्ट बनेंगे। यह फर्स्ट पार्ट रहेगा और फिर इसके बाद जो बनेगा वो नेक्स्ट दूसरा पार्ट रहेगा। अब इसमें देखिए, आइडेंटिफिकेशन एंड रूल्स जो हैं यह प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है कि इसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान और रूल्स क्या है कि यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज, दरअसल जब 2 सेंटेंस एक साथ होते हैं तो एक मेन क्लॉज होता है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है अथवा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब क्लॉज कैसे हम जानेंगे तो उसका एक अलग वीडियो है जो आप देख सकते हैं। तो अब देखिए, जब 2 वाक्य रहेंगे तो एक प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज अथवा कोऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा। यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात कर रहे हैं, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजक्शन इफ, प्रोवाइडेड, एज सुन एज, व्हेन, अनलेस, अनटिल, टिल और इन केस से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यह जितने कंजक्शन आ रहे हैं इन कंजक्शन का मीनिंग मैंने लिख दिया है। इफ माने यदि, प्रोवाइडेड माने बशर्ते, एज सुन एज माने ज्यों ही त्यों ही, यहाँ बीच में खाली है तो बीच में वर्ड आएंगे, व्हेन माने जब और फिर तब, अनलेस माने जब तक नहीं तब तक, अनटिल माने भी होता है जब तक नहीं तब तक, और टिल माने होता है तक, और इन केस माने होता है यदि। अब इसको याद कैसे करेंगे? हमने देखिए यहाँ लिख दिया है आई पाव यू टी, आई पाव यू टी। अब IPAW, आई मतलब इफ, P मतलब प्रोवाइडेड, A मतलब एज सुन एज, W मीन्स व्हेन और U डबल है ना, तो एक मीन्स हो जाएगा अनलेस और एक मीन्स हो जाएगा अनटिल।
और टी माने हो जाएगा, ये जो टी दिखाई दे रहा है इसके माने हो जाएगा टिल, और आई से हो जाएगा इन केस। तो कुल मिला जुला के 8 हैं, IPAWUUTI। तो अब जितने ये शब्द है इसमें जितने अक्षर आ रहे हों उन्हीं अक्षरों को आपको याद कर लेना है कि अगर इन कंजक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो तो दूसरा सेंटेंस यानी कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वह फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, तो जो कंजक्शन से जुड़े होते हैं वह कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं और जो किसी कंजक्शन से नहीं जुड़े होते हैं वह प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। तो इस चीज को याद रख लीजिएगा कि जो आईपा यूटी है यानी कि जो इससे वर्ड्स बने हैं, अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है तो दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दे रहा हूं, जैसे हम इफ को लेते हैं, इफ सी कम्स हियर। अब देखिए इफ सी कम्स हियर यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, यदि वह यहाँ आती है तो मैं उसे मिठाई दूंगा, यानी कि आई शैल, इसी को ध्यान देना है, आई शैल गिव हर स्वीट्स। अब देखिए कंडीशन क्या बना इसमें कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो यह दूसरा फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा, और इसी कंडीशन को ध्यान देना है क्योंकि यह इफ से जुड़ा हुआ है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही विल पास इन द एग्जामिनेशन, ही विल पास इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में पास हो जाएगा बशर्ते वह मेहनत करे, बशर्ते यानी कि प्रोवाइडेड। अब देखिए मैंने क्या कहा है कि जो इफ से जुड़ा हो, प्रोवाइडेड से जुड़ा हो, एज सुन एज से, व्हेन से, अनलेस से, अनटिल से, टिल से, इन केस से, जो सेंटेंस इन कंजक्शन से जुड़ा रहेगा वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, और जो सेंटेंस इससे नहीं जुड़ा होगा यानी कि इन कंजक्शन से जुड़ा नहीं होगा वह फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। तो पहला फ्यूचर इंडिफिनिट में हो गया, तो दूसरा प्रोवाइडेड से जुड़ा है तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में होना चाहिए, यानी कि वह परीक्षा में पास हो जाएगा बशर्ते वह मेहनत करे, यानी कि कठिन परिश्रम करे, यानी कि ही वर्क्स। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट के रूल को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करे। तो ध्यान दीजिए कि यदि एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो दूसरा फ्यूचर इंडिफिनिट में होना चाहिए। अगर पहला फ्यूचर इंडिफिनिट में है तो दूसरा प्रेजेंट इंडिफिनिट में होना चाहिए। कब? जब इसमें कंजक्शन इफ, प्रोवाइडेड, इन केस, अनटिल, अनलेस, टिल, व्हेन लगा हुआ हो तब। और एग्जांपल्स देख लीजिए, हिज फादर विल गो टू मार्केट, उसके पिता बाजार जाएंगे। कब? जब वर्षा बंद हो जाएगी तब, यानी कि जब वर्षा रुक जाएगी तब, यानी कि when it stops raining, when it stops raining। अब देखिए his father will go to market, उसके पिता बाजार जाएंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट में है। और यह देखिए इट स्टॉप्स रेनिंग प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। क्यों प्रेजेंट इंडिफिनिट में है? क्योंकि यहाँ देखिए व्हेन जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में लगा हुआ है। तो जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ कोई सेंटेंस हो और वह प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो तो जो दूसरा सेंटेंस होगा वह फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। इन चीज़ों को आपने देख लिया।
जैसे इफ का प्रयोग हमने किया, प्रोवाइडेड का प्रयोग किया, व्हेन का प्रयोग किया, एज सुन एज, अनलेस और अनटिल का प्रयोग भी आप देख लीजिए कि कैसे किया जाएगा। तो एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। अब देखिए क्या होता है, कंपटीशन में दोनों सेंटेंस दिया रहता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर यह फ्यूचर में है तो आपको ये देखना है कि ये प्रेजेंट में है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में नहीं है तो वो गलत है, तो आप इसको सही कर लीजिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट में बना लीजिए, या उस तरह का जो विकल्प दिया गया है उसको चुन लीजिए। और एकेडमिक एग्जाम में भी वैसे ही होता है, उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछ लेता है या कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस पूछ लेता है, यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। और उसमें जो कंजक्शन दिया रहता है वह आईपा यूटी कंजक्शन दिया रहता है। आईपा यूटी को आप जानते हैं, फिर भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ देखिए ही विल सक्सीड, वह सफल हो जाएगा, इन केस यदि, वह सफल हो जाएगा यदि, वह सफल हो जाएगा यदि वह पानी पीता है, वह सफल हो जाएगा यदि वह बाजार जाता है, नहीं, वह सफल हो जाएगा यदि वह कठिन परिश्रम करता है, यानी कि ही वर्क्स हार्ड। यहाँ देखिए हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट के रूल्स को फॉलो किया है, क्योंकि यह फ्यूचर इंडिफिनिट में है तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। ही विल नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाएगा, कब तक नहीं जाएगा, जब तक मैं आ नहीं जाता हूँ, यानी कि जब तक मैं आ नहीं जाता हूँ। जो अनटिल होता है जब तक नहीं तब तक, अनलेस होता है जब तक नहीं तब तक, लेकिन जो अनटिल होता है यह टाइम को एक्सप्रेस करता है, और जो अनलेस होता है यह कंडीशन को। टाइम और कंडीशन क्या है, टाइम का मतलब वो हो गया कि मैं जब तक आ नहीं जाता हूँ, यानी कि टाइम लगेगा, जब तक मैं आ नहीं जाता हूँ तब तक तुम मत जाना, तो ऐसे में अनटिल का प्रयोग होगा। और जब तक मैं तुम्हें कुछ दे नहीं देता, तो ये कंडीशन हो गया, ये टाइम कंडीशन नहीं हुआ, ये दूसरा कंडीशन हो गया, यानी कि शर्त हो गया। जब तक मैं तुम्हें कुछ दे नहीं देता हूँ तब तक तुम मत जाना, तो जब तक मैं कुछ नहीं दे देता हूँ तो वहाँ शर्त हो जाएगा, तो वहाँ अनलेस का प्रयोग होगा, और जब टाइम बाउंड होगा तो वहाँ अनटिल होगा। तो ही विल नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाएगा जब तक मैं आ नहीं जाता, या जब तक वह आ नहीं जाता, या जब तक राम आ नहीं जाता, या जब तक विवेक आ नहीं जाता, यानी कि विवेक अब आ नहीं जाता, प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज करना है, और अनटिल के बाद, अनलेस के बाद नहीं आ रहा है, लेकिन इसको निगेटिव सेंटेंस में नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि अनटिल खुद एक निगेटिव एक्सप्रेशन लिए होता है। तो विवेक कम्स देयर, प्रेजेंट इंडिफिनिट के रूल को हमने फॉलो किया है। अब यहाँ देखिए आई शैल नॉट गो हाउस, मैं घर नहीं जाऊंगा, कब तक, जब तक वह मुझे 10 रुपया नहीं दे देता, यानी कि ही गिव्स मी 10 रुपीज़, 10 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए सी विल वेट, वह प्रतीक्षा करेगी, तक, कब तक, मेरे आने तक, यानी कि आई कम, मेरे आने तक। यहाँ देखिए यस या यस मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट में यस या यस नहीं लगता है। ये हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडिफिनिट वाले सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस। अब दूसरा जो है पास्ट इंडिफिनिट वाला जो सेंटेंस है वह कंडीशनल सेंटेंस होता है, तो उसके रूल्स क्या हैं। उसमें हमने लिखा है इफ फैमिली। इफ फैमिली हमने नया नाम दिया है। इफ फैमिली का मतलब ये हो गया कि यहाँ से देख लीजिए, इफ हो जाएगा, प्रोवाइडेड हो जाएगा, एज सुन एज हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा, अनलेस हो जाएगा, अनटिल हो जाएगा, टिल हो जाएगा और इन केस हो जाएगा। तो इस शब्द से जितने भी अक्षर आ रहे हैं उन अक्षरों से जो इफ फैमिली है यानी कि जो कंजक्शन है उस कंजक्शन से जुड़ा हुआ क्लाज अगर पास्ट इंडिफिनिट में है, ध्यान दीजिएगा, इनसे जुड़ा हुआ क्लाज अगर पास्ट इंडिफिनिट में है
तो दूसरे क्लाज में वुड का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, इफ ही वर्कड हार्ड। अब देखिए वर्कड पास्ट इंडेफिनिट है, इफ ही वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम किया तो क्या हो जाएगा, वह सफल हो जाएगा, यानी कि ही विल सक्सीड, ही विल सक्सीड। अब देखिए गलती कहाँ हो रही है। मैंने कहा है कि अगर इफ से जुड़ा हुआ कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा सेंटेंस जो यूज होगा वह सब्जेक्ट के साथ वुड का प्रयोग होगा। इसीलिए हमने स्ट्रक्चर भी लिख दिया है कि इफ फैमिली का मतलब ये इससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, अगर यह कंजक्शन है, यानी कि यही जो हमने लिख दिया है, अगर इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा जो सेंटेंस होगा वह सब्जेक्ट के बाद वुड लगेगा, यानी कि जो विल लगाया गया है यह बिल्कुल गलत है। यहाँ जो होगा वुड का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि ही वुड सक्सीड। एक आध एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, ही वुड नेवर पास until, he would never pass until, वह कभी पास नहीं होगा जब तक, कब तक, जब तक वह परिश्रम नहीं करेगा। अब देखिए दोनों में गागी गे आ रहा है, वह कभी भी पास नहीं होगा जब तक वह परिश्रम नहीं करेगा। तो एक चीज़ ध्यान देना है, अगर इफ से जुड़ा हुआ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा वुड वाला होगा। अगर पहला वुड वाला सेंटेंस है और इफ फैमिली से जुड़ा हुआ दूसरा सेंटेंस होगा तो वह पास्ट इंडेफिनिट में होगा, यानी कि वुड पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट वुड, वुड पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट वुड, यानी कि until he worked hard, until he worked hard। until के बाद हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, लेकिन इसका भाव निगेटिव सेंटेंस आता है। जैसे ही वुड नेवर पास, वह कभी पास नहीं होगा जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा तब तक। तो हम ये चीज़ें समझेंगे। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे ही वुड नेवर go there unless his father, अब यहाँ देखिए यहाँ वुड का प्रयोग किया गया है और कंजक्शन अनलेस से जुड़ा हुआ है, तो जितने कंजक्शन जो ये इससे शुरू होते हैं सारे कंजक्शन के बाद पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा अगर यहाँ वुड का प्रयोग हुआ है, और अगर पहले पास्ट इंडेफिनिट है इन कंजक्शन से जुड़ा हुआ तो बाद में वुड का प्रयोग होगा। हिज फादर गेव हिम 5,000 रुपीज़। तो वह वहाँ तब तक नहीं जाएगा जब तक उसके पिता 5,000 रुपये नहीं दे देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दो कंडीशनल सेंटेंसों को देखा, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट। दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट का कंडीशनल सेंटेंस, और यदि प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में है तो दूसरा जो क्लाज होगा वह किस टेंस में होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।